हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स। तो ये हमारे जो डाईयूरेटिक्स हैं, जैसे कि हमने थायाजाइड डाईयूरेटिक्स के बारे में डिस्कस किया, लूप डाईयूरेटिक्स के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियोस हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर अभी न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। तो लेट्स बिगन आवर जर्नी विद पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे किडनी में हमारा जो सेल है दैट इज नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यस प्लीज, बोमन कैप्सूल, हमारी पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी डिस्टल कॉन्विलेटेड टब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो हमारे जो पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स हैं ये ज्यादातर एक्ट करते हैं, काम करते हैं ऑन दी लेटर पार्ट ऑफ द डीसीटी के आखिरी हिस्से में, और कलेक्टिंग डक्ट के आसपास जो सेल्स पड़े हैं उनके ऊपर हमारे जो पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स हैं ये काम करते हैं। इस छोटे से एरिया को मैंने यहां पे जूम इन किया है, जहां पे आपको यहां पे दो एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है जी, प्लीज नोट ऑन द डायरी वाइल यू आर मेकिंग नोट्स। जब आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से हाईलाइट करके वीडियो को जो है नोट कीजिए। तो हमारे यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के आसपास और डीसीटी डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के आखिरी हिस्से में यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये दो सेल्स जिनका नाम है प्रिंसिपल सेल्स। प्लीज नोट दिस डाउन, प्रिंसिपल सेल्स, PLE वाला प्रिंसिपल लिखना है। नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज वाला प्रिंसिपल जो है वो नहीं आएगा यहाँ पे। इनका नाम है जी प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है जी, प्रिंसिपल सेल्स। ओके, तो दो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स हैं। ये जो हमारा सेल है इसका नाम है, प्लीज नोट इट डाउन, इंटरकैलेटेड अल्फा सेल या फिर अल्फा इंटरकैलेटेड सेल। इसका नाम नोट कर लीजिए, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल, ठीक है। यहां पे मैं इसके आगे ए लिख देता हूं। अल्फा इंटरकैलेटेड सेल जो है इसका नाम है। तो यहां पे हमारा जो पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे हमारे मेन प्लेयर यानी कि एल्डोस्टेरॉन के बारे में, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एल्डोस्टेरॉन कहां से बनता है। एल्डोस्टेरॉन अड्रीनल ग्लैंड, ये जो अड्रीनल ग्लैंड है इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बाहर वाली लेयर है, हमने ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम में अड्रीनल ग्लैंड के ऊपर काफी डिस्कस कर रखा है, राइट। तो यहां पे ये जो लेयर है हमारी अड्रीनल ग्लैंड की आउटर मोस्ट लेयर, यानी इसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। ये लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसको एंड तक जरूर देखिए और साथ में नोट्स बनाइए माय डियर स्टूडेंट्स। जोना ग्लोमेरुलोसा यहां से बन के निकल रहा है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, यहां से बन के निकल रहा है। बट इसकी जो वो है प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, साथ में नोट कर लीजिए। इसकी जो प्रोडक्शन है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा एंजियोटेंसिन 2 का बनना। तो आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है RAAS। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ऑलराइट। तो जैसे ही बॉडी में लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल की बात आती है तो यहां पे बनता है एंजियोटेंसिन 2 जो कि काफी पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स के डायामीटर को नैरो कर सकता है, टाइट कर देता है, जिससे हमारा बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है जी। तो जैसे ही यहां पे एंजियोटेंसिन 2 बना, साथ ही साथ एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन एड्रीनल ग्लैंड में इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है यहां पे इंक्रीज्ड AG2 हो गया हमारी, दैट इज देन कम्स द डिक्रीज्ड सोडियम। बॉडी में सोडियम की अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, तब भी हमारा एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होता है। लास्ट में आता है हमारा एक ही है जो कि इंक्रीज हो जाए, वो है पोटाशियम, यानी कि हमारा हाइपर कैलीमिया। अगर हाइपर कैलीमिया हो जाए तो यहां पे एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही ये एल्डोस्टेरॉन हमारा अल्फा इंटरकैलेटेड सेल में पहुंचता है, यहां पे मैं हमारे इसको एल्डोस्टेरॉन को ए के साथ ब्लड में दिखा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा एल्डोस्टेरॉन एक स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। और मैंने नॉन स्टीरॉयड एंड स्टीरॉयड हार्मोन के ऊपर जो ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि हमारी जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, जिसमें स्टीरॉयड हार्मोन इजीली जा सकते हैं। तो हमारे यहां पे कलेक्टिंग डक्ट के आसपास पड़े हैं प्रिंसिपल सेल्स एंड अल्फा इंटरकैलेटेड सेल। तो जैसे ही ये एल्डोस्टेरॉन बनने के बाद यहां पे पहुंचा है और ये सेल के अंदर एंटर कर गया, एंटर करते ही ये हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है ये बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है किसके साथ, यहां पे प्रेजेंट न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ। वेरी गुड, क्या बात है। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर न्यूक्लियस को मैसेज सेंड करता है और न्यूक्लियस न्यू mRNA प्रोटीन्स बनाता है, न्यू mRNA प्रोटीन्स बना के यहां पे सेंड कर देता है। ठीक है जी। और ये न्यू mRNA प्रोटीन्स क्या बना रही हैं, ये न्यू mRNA प्रोटीन्स बना रही हैं यहां पे, प्लीज नोट इट डाउन, हाइड्रोजन ATPase, यानी प्रोटॉन ATPase जो है यहां पे बन रहा है। ठीक है जी। ये जो रेड कलर का आप डॉट देख रहे हो, इसका नाम है प्रोटॉन ATPase। ठीक है जी। अब हमारे ब्लड में जैसे ही यहां पे हाइड्रोजन आयंस यहां पे ट्रांसफर होते हैं सेल के अंदर, कौन से सेल के अंदर, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स के अंदर, तो ये हमारे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन्स यहां से सीधा जो है ल्यूमन में भेज दिए जाते हैं, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, एग्जिट करवा दिया जाता है इनका, और ये ल्यूमन में आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयंस जो हैं बाहर आ जाते हैं। ये एरिया जो है यहां पे ग्रीन लाइन से अंदर वाला, ये इंडिकेट कर रहा है यहां पे किसको, ल्यूमन को, ल्यूमन को इंडिकेट कर रहा है। यानी अभी यहां पे हमारा अगर नेफ्रॉन की बात करें तो हमारा जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो यहां से कहां पे आए हैं, ल्यूमन के अंदर आ गए, और ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे, यूरिन के साथ क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है। इससे हमारी बॉडी में जो दैट इज हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, बफर सिस्टम है, वो मेंटेन रहता है। क्लियर है जी बात यहां तक? एनी बॉडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट। ओके, काफी जो है बात क्लियर हुई कि कहानी स्टार्ट हुई हमारी स्टोरी एल्डोस्टेरॉन से। ठीक है, जो कि कब बनता है, इन कंडीशंस के दौरान, और जाके किसमें एक्ट करता है, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल के ऊपर, एंड हेल्प टू एक्सक्रीट आउट हाइड्रोजन आयंस। वेरी गुड, यहां तक स्टोरी क्लियर है जी। अब जैसे ही हमारा ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये प्रिंसिपल सेल्स के अंदर जाता है, और इसके ऊपर जाके क्या बाइंड हो जाते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं इसका नाम है न्यूक्लियर रिसेप्टर। साथ साथ नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ऐसी नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, कोई भी नर्सिंग कॉलेज ऐसे आपको नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड हो गया एल्डोस्टेरॉन, और इसने किसको स्टिमुलेट किया, इसने स्टिमुलेट किया न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस अब क्या बनाएगा, यहाँ पे 3 तरह की क्या बनाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 3 तरह की प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। पहली प्रोडक्ट का नाम है ENaC, ENaC, NAC।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, ENaC। ENaC का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं है, E फॉर एपिथेलियल, प्लीज नोट इट डाउन, एपिथेलियल, सोडियम, Na मीन्स सोडियम, राइट, सोडियम चैनल, तो चैनल बना दिया यहां पे ENaC। ठीक है, ENaC चैनल जाके कहां लग जाता है? ये लग जाता है जी यहां पे जाके मेम्ब्रेन के ऊपर। ये मेम्ब्रेन कौन सी है? जो ल्यूमन की तरफ है। इस मेम्ब्रेन का नाम है एपिकल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? एपिकल मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन ब्लड वेसल की तरफ है, हमारे प्रिंसिपल सेल की जो मेम्ब्रेन ब्लड वेसल की तरफ है, इसका क्या नाम था? बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। तो ENaC यहां पे बना, एल्डोस्टेरोन आया और इसने यहां पे आके बाइंड होके क्या बना दिया? ENaC, एपिथेलियल सोडियम चैनल। ऑलराइट, क्लियर है जी? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट, ओके। तो अब यहां पे हमारा ENaC के बाद क्या बनेगा? यहां पे बनेगा सोडियम NaK+, सोडियम ATPase। सोडियम ATPase बना, जो कि यहां से कहां पे जाके लगेगा? यहां पे। ठीक है, सोडियम पोटाशियम ATPase यहां पे जाके जो है मेम्ब्रेन में जाके क्या हो गए? बाइंड हो गए। सोडियम पोटाशियम ATPase यहां पे बने और ENaC बना। क्लियर है जी? और साथ ही साथ यहां पे बने हमारे पोटाशियम चैनल। पोटाशियम चैनल जो है वो यहां पे बने और जाके कहां बाइंड हो गए? ये बाइंड हो गए यहां पे। स्टोरी क्लियर है जी कि प्रिंसिपल सेल में एल्डोस्टेरोन जाके क्या कर रहा है? नंबर 2। नंबर 1 था अल्फा इंटरकैलेटेड सेल में हमारा जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या कर रहा है? क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? ओके। तो यहां पे आपको जो है काफी कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ENaC, सोडियम पोटाशियम ATPase एंड यहां पे आपका पोटाशियम चैनल। ठीक है, तो ये चैनल्स यहां पे बन चुके हैं। चलो अरेज अभी नहीं करते, हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो इसी स्टोरी को हमने यहां पे अब समझना है। ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपल सेल है, ये भी एक प्रिंसिपल सेल है। क्लियर है जी? तो फिल्टर होने के बाद जैसे जैसे हमारा फिल्ट्रेट PCD में, लूप ऑफ हेनली में और धीरे धीरे DCD की तरफ बढ़ता है और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम हमारे इस फिल्ट्रेट में ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है? सोडियम। बट सेल के अंदर जो सोडियम है वो कम है। यहां पे जो ये ENaC बने थे, स्पेशल चैनल बनाए थे हमारे एल्डोस्टेरोन भाई साहब ने, इनका क्या नाम था? ENaC का एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो यहां से हमारा सोडियम जो है वो सीधा एंट्री मार जाता है हीरो की तरह। डेंटन, ये जो हमारा सोडियम है ये अंदर आ चुका है। ऑल राइट, तो धीरे धीरे सेल के अंदर सोडियम की मात्रा क्या हुई? इंक्रीज होनी शुरू हुई। साथ ही में आ रहा है क्लोरीन। ठीक है जी? इसी टाइम के दौरान यहां पे एक और भी तो सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, एक और भी तो सिस्टम काम कर रहा है, उसको हार्मोन काम कर रहा है। उस हार्मोन का नाम है हमारा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH जो कि कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। यहां पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH आ चुका है और ADH के आने से यहां पे बन जाती हैं हमारी एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स बन जाती हैं। और अच्छी तरह डिटेल में समझने के लिए आपको मेरी यूरिनरी सिस्टम के ऊपर जो वीडियोस हैं वो देखनी चाहिए। देखो, लर्निंग ऐसी होती है जो वंस इन लाइफ हो और सारी जिंदगी के लिए कंसेप्ट क्लियर हो। क्यों दर दर भटक रहे हो? क्यों इधर उधर धक्के खा रहे हो? क्यों MCQ को क्रैम अप कर रहे हो? क्यों रट्टा मार रहे हो MCQ को? क्यों इतनी हैवी बुक्स में से आपको MCQ समझ क्यों नहीं आते? क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत गैप है। 18,000 20,000 MCQ याद करने पड़ रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही। गैप है माय डियर स्टूडेंट्स, गैप है, नॉलेज का गैप है। एक बार आपका बेस बना, आप सबसे आगे। जॉब तो कुछ बड़ी चीज रह नहीं जाती, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड हो जाती है। ओके, तो यहां पे वापस आते हैं कि एक्वापोरिन्स बने ADH के कारण और वाटर जो है यहां पे इसको फॉलो कर लेता है। वाटर जो है यहां पे आ चुका है। ठीक है जी?
अब ये सोडियम जो है हमारा यहां पे कहां जाएगा, ये जाएगा जो यहां पे बना था हमारा सोडियम पोटाशियम ATPase। तो यहां पे क्या होगा, 3 सोडियम आउट, ठीक है, ब्लड में 3 सोडियम चले गए, और हमारा यहां पे कलर चेंज करते हैं, 2 पोटाशियम इन, 2 पोटाशियम इन, ठीक है, 2 पोटाशियम जो है यहां पे आ चुके हैं। आपने अब इस लेक्चर पे ज्यादा फोकस करना है। लिसन विद योर बोथ ईयर्स एंड वॉच विद योर बोथ आईज, कि यहां पे हमारा सोडियम जो है 3 इसके एटम्स अंदर चले गए, और हमारे 2 जो है पोटाशियम वो सेल के अंदर आ गए। अब यहां पे क्या बना के रखा हुआ था हमने, यहां पे हमने बना के रखा था पोटाशियम चैनल। ये जो पोटाशियम है, ये हमारा पोटाशियम यहां से कहां चला जाएगा, सीधा ल्यूमन में, यानी पोटाशियम जो है एक्सक्रीट कर दिया हमने, पोटाशियम जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया हमने, ठीक है जी। अगर हाइपरकैलेमिया था, पोटाशियम लेवल ज्यादा था, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। ओके, तो यहां तक थी बड़ी सिंपल सी कहानी, बड़ी सिंपल सी स्टोरी, जिसके अंडर हमने पढ़ा रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन माय डियर स्टूडेंट्स एंड रोल ऑफ ADH। क्लियर है जी, हिंदी में आपको क्रिस्टल क्लियर समझा दिया भी कहां पे क्या चल रहा है। ओके, अब हमारे इस पर्सन ने, जिसके गुर्दे के अंदर ये सारा कुछ चल रहा था, उसने ले लिया हमारा पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग। पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग जो है, दवाई ले ली। ये जो मेडिसिन्स हैं ये क्या करती हैं, ये मेडिसिन्स और कुछ नहीं करती, ये मेडिसिन्स 2-3 काम करेंगी, जिसके ऊपर आपने अभी फोकस करना है। ये मेडिसिन्स क्या करेंगी, ये मेडिसिन्स हमारी PSD लिख रहा हूं मैं यहां पे, PSD पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। सबसे पहले ये क्या करेंगी, ये हमारे एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करेंगी, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करेंगी। इनको बोला जाता है एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर या फिर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आपको पता है, एंटा जो विरोधी होता है, एंटागोनिस्ट, ठीक है जी। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला ड्रग है वो है, इसका नाम बड़ा अच्छा है जी, हम सब नोट्स की क्या करवाते हैं, स्पाइरल बाइंड। तो यहां पे स्पाइरोनो लैक्टोन आपने याद रखना है, इसको कर लीजिए नोट डाउन और हाईलाइट। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को ही कम कर देता है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को ही क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को। ना रहेगा एल्डोस्टेरॉन, ना बनेंगे यहाँ पे ENaC, ना सोडियम पोटाशियम ATPase, ना पोटाशियम चैनल, ठीक है। तो क्या सोडियम अंदर आ पाएगा, अभी कम आएगा या फिर आएगा नहीं। क्लोराइड आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। वाटर अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये सारे कहां पे जाएंगे, ये सारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यानी यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी डायूरेसिस, ठीक है जी, ज्यादा मात्रा में यूरिन बनेगा। बट ठीक है, यहां पे एक बात हमने और भी याद रखनी है कि एल्डोस्टेरॉन जब बनेगा नहीं तो यहां पे ENaC जो है नहीं बना, सोडियम पोटाशियम ATPase नहीं बना, और साथ में नहीं बना हमारा पोटाशियम चैनल। तो पोटाशियम क्या बाहर जा पाएगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा। कितना खूबसूरत यहां पे पॉइंट है, कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि क्यों इनको पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड वाटर तो निकल गए, बट पोटाशियम अंदर ही रह गया। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो पहली कैटेगरी है हमारी ये मेडिसिन खाने के बाद एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर्स। दूसरी हमारी जो कैटेगरी है वो है ENaC, ठीक है जी। अकेले ENaC को ब्लॉक करना हो, ENaC एंड सोडियम पोटाशियम ATPase ब्लॉकर्स, ठीक है। इसका भी कैटेगरी का नाम नोट कर लीजिए। कोशिश किया कीजिए कि साथ में आपके 3-4 कलर के पेन हो। फार्माकोलॉजी के नोट्स जबरदस्त होने चाहिए। जिसको फार्मा आती है ना आज की डेट में, वो भाई साहब जॉब जो छोड़िए आप, वैसे उसकी पर्सनैलिटी लगी होती है, मेरा ये खुद का मानना है, ठीक है। एनाटॉमी, फार्मा, मेड सर्च, बस गॉड ऑफ नर्सिंग,
गॉड ऑफ नर्सिंग। मेल स्टूडेंट बैठे हैं, ये इन्होंने सुना होगा गॉड ऑफ वॉर, वॉर ऑफ गॉड समथिंग गेम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप गॉड बन जाओगे अगर आपको फार्मा आती है, डोज आती है और हॉस्पिटल सेटिंग में आपको काम में पता है कौन सा ड्रग क्या कर रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल इंटरव्यू में पूछते हैं इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, आपको सर ऐसे ऐसे काम करते हैं। जॉब देखो, सैलरी बाय हैंड देखो कि कितनी मिलेगी। ई नेक एंड सोडियम पोटाशियम एटीपीएस ब्लॉकर्स, यहाँ पे जो हैं ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसमें हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, उसका नाम नोट कीजिए, उसका नाम है जी ट्राईएम्पटीरिन, ट्राईएम्पटीरिन, ठीक है, ट्राईएम्पटीरिन। ये जो हमारा ड्रग है इसकी काफ़ी सीरियस एक कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट जो अभी आप साथ में नोट कर लीजिए कि ये रीनल स्टोन बना सकता है। रीनल स्टोन्स जो हैं, रीनल कैल्कुलाई जिसको बोला जाता है जी, वो साथ में बना सकता है। रीनल कैल्कुलाई टेंटन है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। साइड इफेक्ट तो आपने देखा ईनैक ब्लॉकर्स एंड हमारे एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर्स जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो है हमने ये भी देखा कि ईनैक की प्रोडक्शन अगर नहीं होगी तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होगा, और साथ में अब्जॉर्ब नहीं होगा आपका दैट इज वाटर, तो डायूरेसिस हो जाएगा। उसी टाइम यहाँ पे हमने पोटाशियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इसमें हम ब्लॉक कर देते हैं दोनों को, ओके। तो पोटाशियम अब बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे ये ड्रग्स जो हैं यहाँ पे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये क्या है। स्पाइरोनोलैक्टोन के बारे में हमने देखा, हमने फिर ट्राईएम्पटीरिन के बारे में देखा कि कैसे ये मेडिसिन जो है ये रीनल कैल्कुलाई की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा इससे पहले कि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आगे बढ़ें, एक एक ड्रग को डोज कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ समझें, उससे पहले हमने यहाँ पे ये भी माइंड में रखना है कि अगर एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा इंटरकैलेटेड सेल है वो भी स्टिमुलेट नहीं होगा, और अगर स्टिमुलेट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटीपीएस, प्रोटॉन एटीपीएस नहीं बन रहा, काम नहीं कर रहा। तो इसके कारण प्रोटॉन्स की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे होगा मेटाबॉलिक, क्या होगा, एसिडोसिस। यस, एसिड जो है हाइड्रोजन आयन से ही बनता है, ये परमानेंट रूल है फार्मेसी का। तो आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंडर यहाँ पे लर्न किया कि कैसे हमारे जो ड्रग्स हैं प्लस जो हमारे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, यहाँ पे पोटाशियम को स्पेयर कर दिया गया है, पोटाशियम का ब्लड लेवल अब इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी। हाइपोकैलीमिया के पेशेंट में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं ड्रग्स हैं, और हाइपरटेंशन ड्रग्स के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, खास तौर पे स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राईएम्पटीरिन, ठीक है। ट्राईएम्पटीरिन के बारे में अभी हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जब हम बात करते हैं हमारे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के यूज़ के बारे में, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा पेशेंट जिसमें हमारा दैट इज हाइपर, प्लीज नोट इट डाउन, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है वो प्रेजेंट हो, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर यहाँ पे ट्यूमर ऑफ यानी कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट हो, ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्यूमर में सेल की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेल होंगे तो ज़्यादा एल्डोस्टेरोन जो है वो बनेगा। तो इस कंडीशन को एक वर्ड में बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम। प्लीज नोट दिस वर्ड, कॉन्स सिंड्रोम इसको बोला जाता है, जिसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है वो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एल्डोस्टेरोन मींस ज्यादा हमारा सोडियम
वाटर की रिटेंशन, और पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा जो है, असाइटस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो कि इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यहाँ जो है पोटाशियम का नॉर्मल ब्लड लेवल वो भी पता होना साथ साथ ज़रूरी है। दैट इज़ 3.6 से लेके 5.2, 3.6 टू 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर इसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल मानी जाती है। तो पहला जो इसका इंडिकेशन है, यूज है, दैट इज कॉन्स सिंड्रोम, यानी कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जो कि काफ़ी डेंजरस है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को जो है क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है बैलेंस को। सेकंड नंबर पे बात करें हम, तो हमारा ये जो सेकंड नंबर पे जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, पहला हो गया कॉन्स सिंड्रोम, सेकंड है कि फ्लूइड ओवरलोड। प्लीज नोट दिस वर्ड, फ्लूइड ओवरलोड, बॉडी में जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाए उस टाइम, फ्लूइड ओवरलोड के टाइम जो हमारे ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, ये काफ़ी अच्छे जो ड्रग्स हैं, यस अच्छे जो ड्रग्स हैं वो नहीं माने जाते, अच्छे ड्रग्स नहीं माने जाते ये फ्लूइड ओवरलोड के टाइम। क्यों नहीं माने जाते? बिकॉज हमने ऑलरेडी एक वीडियो में स्टडी कर रखा है, दैट इज लूप डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक्स कौन से डायूरेटिक्स हैं? जो कि सोडियम, वाटर, पोटाशियम क्लोराइड की क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री फ्लो एग्जिट करवाते हैं, इनको पूरा खुले तौर पे बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे जो हैं हमारे फ्लूइड ओवरलोड के टाइम, हाइपरबोलीमिया के टाइम यूज़ होने वाले ड्रग्स हैं। बट क्योंकि यहाँ पे साथ में पोटाशियम भी बहुत बड़ी मात्रा में बाहर लॉस हो जाता है, तो जिसके कारण क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोकैलीमिया जो है वो हो सकता है, हाइपोकैलीमिया। तो हमारे पोटाशियम को बचा के रखने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। बट आपने याद रखना है कि इमरजेंसी केस में पहले लूप डायूरेटिक्स दिए जाते हैं अलॉन्ग विद हमारे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो डॉक्टर जो हैं इनको इकट्ठा ही प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि पोटाशियम का लेवल भी जो है वो बॉडी में बना रहे, क्योंकि पोटाशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा पल्मोनरी एडिमा हम कह सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए। देन हमारा अक्यूट किडनी इंजरी AKI, इस कंडीशन में भी फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में निमोनिया अगर हो तो भी ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स कर सकती है, जो है कॉम्प्लिकेट कर सकती है। ये हमारा जो पेंडुलम शेप बेचारा गोलू मोलू है मेरी तरह, इसका नाम है असाइटस, इस कंडीशन का नाम है असाइटस, प्रेजेंस ऑफ accumulation ऑफ फ्लूइड इन दी पेरिटोनियल कैविटी, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के केस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के, अगर हम बात यहाँ पे करें। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसके जो है यूज़ यानी कि इंडिकेशंस के बारे में समझा, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन सिंड्रोम, और इसकी नॉर्मल वैल्यू भी हमने पोटाशियम की यहाँ पे जो है अभी स्टडी की। ठीक है जी। तो इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिर्सुटिज्म, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिर्सुटिज्म, यानी कि अगर किसी पर्सन के अंदर एंड्रोजन्स सेक्सुअल हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, खास तौर पे फीमेल्स में अगर ये प्रेजेंस ऑफ फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछें जो हैं, मुस्टैच, बियर्ड फीमेल्स में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए भी इसका जो है यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज्ड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन के कारण PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है PCOD, ये हो सकता है। ठीक है, अगर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए तो PCOD, हिर्सुटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेयर लॉस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टकलू, यहाँ पे हेयर लॉस, ठीक है, यही इसी की बात कर रहे हैं हम। तो और साथ में प्रेजेंस ऑफ एक्ने, एक्ने वल्गैरिस,
यानी कि ऑयली स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे इसके शॉर्ट डिस्कशन ऑन दी इंडिकेशंस। बट यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये बच गया है। ठीक है, ये बच गया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका स्पेशल फोकस करवाऊंगा, यानी कि पोस्ट बाद में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, जब किसी पेशेंट की मायोकार्डियम लेयर डैमेज हो जाती है, उसका नेक्रोसिस हो जाता है, तो मायोकार्डियम लेयर के फाइबर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फाइब्रोटिक हो जाते हैं, यानी कि कार्डिक आउटपुट क्या हो जाती है, उनके कंडीशन में कार्डिक आउटपुट लो हो जाएगी, कॉमा बीपी जो है क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। हमने हार्ट के जो वीडियोस हैं हमारी, उसमें हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि हार्ट के बाहर जैसे ही अरोटा निकलती है यहाँ पे, तो उसकी ब्रांचेस कहाँ चली जाती हैं जी, उसकी ब्रांचेस चली जाती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, क्या बना के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज बना के। यहाँ पे जो हार्ट है हमारा वो काम करता है। ठीक है, तो आर्क ऑफ अरोटा से स्टार्ट होती हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, जिनके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे दैट इज बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो इन बैरो रिसेप्टर्स को यहाँ पे कैरोटिड साइनस भी इनको बोला जाता है, कैरोटिड साइनस। इनको जैसे ही पता चलता है कि बीपी कम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, तो ये सीधा किसको मैसेज सेंड करेंगे, ये मैसेज सेंड करेंगे सीधा ब्रेन को। ब्रेन जो है यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे ब्रेन रिलीज करेगा नॉर एपिनेफ्राइन जो है वो यहाँ पे रिलीज करेगा हमारा ब्रेन। ठीक है, NE इसको लिख देते हैं, NE यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन जो है ब्रेन ने बनाई। ये नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगी, आके ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट बीटा 1 रिसेप्टर जो है हार्ट के ऊपर प्रेजेंट, हार्ट के मसल्स के ऊपर प्रेजेंट, उसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। नॉर एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्डिक आउटपुट जो है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गई। ये तो है एक कंसेप्ट, ये तो हुआ एक कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, कि कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गई नॉर एपिनेफ्रिन के कारण। बट उसी टाइम जब हमारा ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये रिलीज हो रहा होता है, तो किडनी के हमारे नेफ्रॉन के पास, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि नेफ्रॉन के पास यहाँ पे प्रेजेंट है कौन से सेल्स, JG सेल्स। तो JG सेल्स के ऊपर भी हमारे बीटा 1 रिसेप्टर जो हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं। तो हमारी जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये इसके ऊपर भी आके एक्ट करती है। ठीक है, ये जो मैं एरोज लगा रहा हूँ ऐसे, इसका मतलब है देन, यानी कि आगे आगे आगे। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर ने, नॉर एपिनेफ्रिन ने एक्ट किया, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जैसे ही हमारी नॉर एपिनेफ्रिन एक्ट करती है तो ये रिलीज करते हैं रेनिन, और अल्टीमेटली RAAS, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कि अल्टीमेटली RAAS सिस्टम शुरू हो जाता है। RAAS के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो है जो कि आपको देखनी चाहिए। RAAS सिस्टम शुरू हो जाता है जिसके कारण अल्टीमेटली बनती है एंजियोटेंसिन 2। हो। तो आपने क्या देखा, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा रोल जो है वो किसका हो सकता है, एंजियोटेंसिन 2 का। तो इसके कारण एल्डोस्टेरॉन की मात्रा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा फ्लूइड जो है सोडियम प्लस वाटर प्लस यहाँ पे क्लोराइड जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सारा फ्लूइड जो है बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम, यस प्लीज, यस स्टूडेंट्स, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, टाइट कर दिया। ये नॉर्मल थी ब्लड वेसल, ठीक है, और अब इसको टाइट कर दिया। एक तो जी बीपी बढ़ चुका है, ब्लड वेसल्स टाइट हो चुकी हैं, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया।
तो क्या पेशेंट के हार्ट के ऊपर, जो कि पहले से ही पंप करने में फेल है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुकी है, तो क्या उसके लिए ये एक अच्छी कंडीशन है? बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। तो हम जब पेशेंट को पीएसडी यानी कि पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स देते हैं, तो ये ड्रग्स एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो क्या फ्लूइड रिटेंशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या हार्ट के ऊपर जो पंपिंग स्ट्रेस है, फंक्शन करने का स्ट्रेस है, वो बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियस है, इट विल डिक्रीज। तो हार्ट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हार्ट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। नहीं तो पंप करने के पीछे हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते लगाते हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी, और वापस हार्ट पहले जैसा नहीं रहता। जो ये कंडीशन चेंज हुई हार्ट की, पहले जैसा वो नहीं रहता, इसका एक और भी नाम है, उसका नाम है कार्डियक रीमॉडलिंग। यानी बेचारे की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, पहले जैसी इलास्टिसिटी मायोकार्डियम लेयर में नहीं रहती। जितना ज़्यादा आप हार्ट से काम करवाओगे उतना ज़्यादा कार्डियक मॉडलिंग, हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन रिलीज करके क्या किया? एल्डोस्टेरॉन करके हार्ट के ऊपर काम करने का जो स्ट्रेस था उसको कम कर दिया। ठीक है, पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स ड्रग्स के यूज़ के साथ। क्योंकि हम यहाँ पे हमारी जो वो है सोडियम पोटाशियम के अपना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सोडियम को और वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो यहाँ पे हमारा ये जो पीएसडी ड्रग्स हैं ये हाइपरटेंशन के केसेस में भी यूज़ हो सकती हैं। हाइपरटेंशन के केसेस में भी यूज़ जो है यहाँ पे हो सकती हैं। पीसीओडी, हिर्सुटिज्म, एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर, एक्ने, असाइटस, सीसीएफ, ठीक है जी, कॉन सिंड्रोम, पल्मोनरी एडीमा और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इसका इंडिकेशन पता होना चाहिए। और जैसे ही आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो वहाँ पे ड्रग्स लिखनी है, तो ड्रग्स में आप लिखोगे पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, स्टोरी जो है कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। याद तो 2 मिनट में हो जाता है, और ब्रेन उसको फटाफट रीट्रांसलेट करके इंग्लिश में, फ्रेंच में, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, ठीक है जी, गुजराती में, किसी में भी लिख लो, किसी को भी वाइवा दे डालो मेडिकल सर्जिकल का कि मैडम ऐसे होता है, ऐसे होता है। फार्मेसी के स्टूडेंट्स 2 मिनट में बता देंगे कि मैम ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है जी, फ्री के मार्क्स हैं, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एमसीक्यूज तो कुछ भी नहीं रह जाते, एमसीक्यूज को रट्टा मत मारिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ड्रग्स, डोज एंड देयर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो जब हम बात करते हैं हमारे पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक ड्रग्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहला जो ड्रग है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, दैट इज एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर और स्पाइरोनोलैक्टोन। तो इसकी जो अडल्ट के लिए डोज है वो है 25 to 200 mg, और ओरली ये जो ड्रग है वो दिया जाता है। 25 to 100 mg इसकी डोज है। और अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ड्रग के बारे में, जिसका नाम है ट्राईएम्ट्रीन जो है ये क्या मैंने इसका साइड इफेक्ट बताया था, रीनल स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है जी, जिसके बारे में रियल कॉज जो है अभी अननोन है। जब तक ये वीडियो बन रही है मैंने नेट पे काफ़ी ढूंढा है, आपके लिए मेहनत की है, तो रियल कॉज भी क्यों स्टोन बनते हैं वो अनक्लियर है। बट इसकी जो डोज है दैट इज 100 mg इसकी डोज है, जो कि हमारी यहाँ पे 300 mg पर डे से ज़्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। 300 mg पर डे से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। एक और ड्रग है हमारा थर्ड, दैट इज एमिलोराइड। एमिलोराइड की जो डोज है फॉर द अडल्ट्स, इट इज 5 to 10 mg पर डे ओरल। पर डे ओरल जो है यहां पे ये यूज की जाती है। इंडिकेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं डिटेल में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो बड़ी सिंपल सी हैं जी। एलर्जी, हाइपरकैलीमिया अगर बहुत ज़्यादा पोटाशियम लेवल हाई हो, रीनल डिजीज, हिपैटिक फेलियर, ठीक है, यहाँ पे जो हैं वो हो सकते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे एडवर्स साइड इफेक्ट के बारे में, एडवर्स साइड इफेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमेशा की तरह नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कंफ्यूजन, स्किन रैश, ड्राई माउथ, वॉमिटिंग वगैरह, हाइपोनेट्रीमिया जो है यहाँ पे हो सकता है। इर्रेगुलर मेंसेस जो हैं वो फीमेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स जो हैं क्या करते हैं, सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं। हाइपोकैलीमिया भी इनकी एक अपनी ही कॉम्प्लिकेशन है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, जिसमें हम पेशेंट की ईसीजी जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। खास तौर पे टी वेव जो है वो यहाँ पे मॉनिटर की जाएगी। उनके क्यू एंड टी का जो इंटरवल है वो भी मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है जी, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द टॉपिक। बहुत स्मूथली टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कैटेगरीज बार बार एग्जाम में जो है वो पूछी जाती हैं। तो बात करें यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो पहला आएगा हमारा, ये ड्रग जो है अगर कोशिश की जाए तो दिन में ही देना चाहिए, सो दैट पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए नाइट में ना जाना पड़े वॉशरूम, जिससे उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है। और सिरप जो है हमारी बच्चों के लिए, सिरप जो है वो चेरी सिरप जो है अवेलेबल है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है नॉर्मल ड्रग का वो हो सकता है बैड, और सिरप जो है यहाँ पे हम उसको दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो सिरप है, ठीक है जी, उसको 1 मंथ से ज़्यादा जो है खुला नहीं रखना चाहिए। 1 मंथ के बीच बीच में उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करें, मेंटेन इनटेक आउटपुट एंड वेट ऑफ द पेशेंट, क्योंकि डायूरेसिस हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो वेट गेन, वेट लॉस जो है यहाँ पे हो सकता है। अवॉइड गिविंग पोटाशियम रिच डाइट। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन सी डाइट में पोटाशियम जो है अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो पोटाशियम को हमने यहाँ पे नहीं देना। और जो रेगुलरली पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रिपोर्ट है वो यहाँ पे हमने जो है चेक करनी है, मंगवानी है पेशेंट से, ताकि सो दैट हमारा पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। और पेशेंट को हमने एजुकेट करना है कि अपने वेट को वो मेंटेन करे, स्पेशली अगर उसको रीनल डिजीज कंडीशन अलोंग विद साथ में प्रेजेंट है। राइट। तो डिजीनेस वगैरह और थ्रस्ट जो है, ड्राई माउथ है, चेंज इन मेंसेस है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मेल्स में जो है गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पेशेंट को जो है वो एजुकेट करना है। क्लियर है जी। दिस वॉज ऑल अबाउट पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये वीडियो बहुत ही अच्छी गई, आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, और मैंने इसके लिए आपके लिए काफ़ी मेहनत भी जो है वो की है। हमारे जैसा लेक्चर अगर कोई आपको और डिलीवर कर दे नर्सिंग के फील्ड में, तो भाई साहब मैं चैलेंज करता हूँ कि हम इससे और भी बढ़िया जो है करने की कोशिश करेंगे। हम छोड़ने वाले तो नहीं है फील्ड को। ठीक है जी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर this video as much as you can. Thank you for watching this video. Please go and watch the complete playlist of pharmacology in nursing. Thank you for watching.